गुड इवनिंग लाइव क्लास। आवाज आ रहा है अमलेश, योगेश? आप लोग सीजीपीएससी की व्यापम प्री प्लस व्यापम ना आपका? दोनों? आप भी ऑनली प्री ना? क्योंकि दोनों का थोड़ा सिलेबस अलग अलग है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, हालांकि बेस तो दोनों का है, पढ़ाएंगे तो दोनों, लेकिन मेन फोकस आपका किस में ये पता हो जाए पहले। आवाज़ आ रहा है फुलेश्वर जी? कल का डेमो क्लास देखे थे क्या? कल डेमो नहीं देख पाए? प्री प्लस व्यापम के लिए ना डेमो बैच? हो गया? बैठिए बैठिए। चलिए, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ कि एक दिन का डेमो क्लास हो चुका है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कल क्लासेस हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सीजी व्यापम और सीजी पीएससी को लेकर है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सीजी पीएससी के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें आपको, है ना। सीजी पीएससी जो पेपर जो होता है ना, वो 3 चरण पे होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। सीजी पीएससी का सबसे जो पहला चरण जो होता है, वो होता है प्री का होता है, ध्यान रखना आप। और प्री के बाद जो होता है वो मेंस होता है, और मेन के बाद होता है आपका कौन सा, इंटरव्यू होगा। ये 3 चरण होंगे, ध्यान रखेंगे। प्री, मेंस और एक इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। ये जो आपका प्री वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे पहले जो होगा, 2 पेपर होंगे आपके, ध्यान रखेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, अभी से बता दो नाम। पेपर नंबर 1 और एक बोलते हैं हम लोग क्या, पेपर नंबर 2। सामान्य शब्द हम आप इसी को बोल देते हो क्या, ये सामान्य अध्ययन बोलते हैं इसी को, जीएस। ये कहलाता है सामान्य अध्ययन, जीएस बोलते हैं। और ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सी सेट बोलते हैं सामान्य भाषा में। एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। ये 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। ये प्री का है। हेलो शिक्षक भर्ती वाले, इसलिए तो पूछा आप लोगों को, पूछ लो वहाँ बाजू में। ठीक है, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 है यहाँ पे, है ना। और ये जो आपका मेंस का जो पेपर होता है, ये कुल पेपर होते हैं कितने, 7 पेपर होंगे, ध्यान रखेंगे। ये 7 पेपर होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 करके, 5 और ये 6, और ये होगा कौन सा आपका, ये 7 पेपर होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो प्री वाला जो पेपर होता है ना, ये जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ऑप्शन 4 रहेंगे आपके पास, एक ऑप्शन को टिक लगाना पड़ता है, जो गोला भरने वाला होता है वो होता है। और मेंस वाला जो पेपर होता है ना आपका, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आंसर राइटिंग जैसे लिखते हैं हम लोग कॉलेज में, स्कूल लाइफ में जो क्वेश्चन दिया जाता है, वो लिखने वाला होता है, ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और ये वाला आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और ये जो तीसरा जो क्वेश्चन होगा इंटरव्यू, ये होते हैं आपके 100 मार्क्स के। अब प्रश्न की बात करें, तो ये पेपर नंबर 1 में 100 प्रश्न होंगे, 2 अंक का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब ये हो जाएंगे 200 अंक। ये होंगे आपके 200 अंक। सेम ये भी होगा, 100 प्रश्न होंगे 2 अंक के, ये होंगे 200 अंक। ये और निगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग की बात करें, तो 1 बाई कितना होता है, 3 होता है। 3 के लिए ध्यान रखें, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका ना 1 नंबर माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये वाला प्री का है। मेंस की बात करें अगर, तो मेंस वाला जो है ये वाला, इसमें हर एक प्रश्न 200 नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे, ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न जो है 200 नंबर के होते हैं। और इसको आप 7 दूनी 14 करेंगे तो ये नंबर होते हैं कितने, 1400। यहाँ ऐसा कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। जैसे कि मान लो जो एक प्रश्न है, जैसे कोई एग्जाम्पल प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे तो मान लीजिए ये 2 नंबर के है, 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो इसके लिए ना आपको ना 5 लाइन दिया जाएगा। ये 4 और एक 5 लाइन इसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ना फिर प्रश्न लिखा रहेगा, ध्यान रखना। और प्रश्न लिखा रहेगा ना, जैसे स्कूल में रहता है ना, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पूरा लाइन वाला दे दिया है और लिखते लिखते आप 6 लाइन 7 लाइन लिख दो, और सेकंड प्रश्न के लिए उधर 7 8 लाइन लिख दो, और लास्ट वाले प्रश्न के लिए जगह नहीं मिला तो सप्लीमेंट्री लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा,
हर प्रश्न के नीचे एक प्रश्न लिखा रहेगा। तो लिमिटेड लाइन है, देखो वहां पे वो, मतलब इन 5 लाइन पे ही इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप अपने मन से उसके ज्यादा नहीं लिख सकते हो। ऐसा ना 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे आपको, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे आपको, 8 नंबर वाले आएंगे, 10 नंबर वाले आएंगे और 15 नंबर वाले। इस टाइप के प्रश्न आते, ध्यान रखना। और उतना कुल मिलाकर बोलते हैं कितने नंबर का आता है, एक प्रश्न कितना, ये 200 नंबर का, ध्यान रखेंगे। ऐसा करके 7 पेपर होंगे 1400 का, और इंटरव्यू होता है 100। तो आपका जो सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू और मेंस को मिलाकर होता है, इन दोनों को मिलाकर के, है ना, ध्यान रखना। तो ये सिलेक्शन आपको कितने नंबर में होगा, ये 1500 नंबर में होता है, ध्यान रखेंगे। मेंस और इंटरव्यू प्री के नहीं लेते हैं ना, प्री क्वालिफाई होता है, ध्यान रखना। उसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस, और मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। ये 3 चरण होंगे, ध्यान रखेंगे आप, प्री, मेंस और एक इंटरव्यू। मैं थोड़ा प्री के बारे में बता दूं ना आपको, मेंस तो बात की बात है, ये प्री के पहले बता रहे हैं आपको, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को समझेंगे ध्यान से इसको। CGPSC प्री का है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले पेपर नंबर 1 की बात करें, इसको मैंने जीएस लिख दिया आपको, ठीक है ना। पेपर नंबर 1 जीएस है या जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन, ध्यान रखेंगे। और एक होता है पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 है, इसको बोला जाता है क्या, सी सेट बोलते हैं इसी को, ये सी सेट कहलाता है। थोड़ा सा इसको 2 लाइन बता देता हूँ बस, ये थोड़ा सा है ये। सी सेट में जो सब्जेक्ट आते हैं ना, सबसे पहला होता है आपका कौन सा, मैथ्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब होगा, गणित होगा, और ये क्या होगा आपका, रीजनिंग होता है। टीचर बैच वाले क्या आप, प्री के लिए, आप प्री के लिए है ना। एक मैथमेटिक्स होगा और क्या होगा आपका, रीजनिंग, और एक क्या होता है, लैंग्वेज, भाषा। और हमारे यहाँ 2 भाषा आता है खास तौर पे, एक हिंदी भाषा पढ़ते हो और एक पढ़ते कौन सा, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये आता है। और मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है, रीजनिंग कम होता है, और इन दोनों को मिलाकर लगभग 65 से 70 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे आप, 65 से 70 प्रश्न। और भाषा को मिलाकर कितने आते हैं, 30 से 35 प्रश्न होंगे, ध्यान रखेंगे। हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, और ये हो जाते हैं कितने, 200 अंक, और माइनस मार्जिन होगा 1/3 होता है। अगर बात करें इस प्रश्न पेपर का, तो ये प्रश्न केवल और केवल जो होगा क्वालिफाई होगा, ध्यान रखेंगे आप। क्वालिफाई कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC हो, ST हो या OBC हो, तो आपको टोटल मार्क्स का लाना है 23% या 46 मार्क्स, इतना लाना पड़ेगा, बस मिनिमम है वो। ये आपको पास करने के लिए इतना लाना ही पड़ेगा, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कितने नंबर में, 200 नंबर में, ध्यान रखेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप जनरल कैटेगरी वाले हो मान लो जाए, तो आपको लाना पड़ेगा 33%, मतलब 66 मार्क्स, इतना लाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ये मिनिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है। अगर आपका इधर अच्छा आ गया है, इधर 45 आया है, तो आप आउट, बाहर। या जनरल वाले हो 65 या 64 आ गए, तो आप बाहर हो जाओगे। ये केवल क्वालिफाई होगा, इससे कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा, केवल ये आपको मिनिमम मार्क्स लाने के लिए 46 और ये 66। पेपर की बात करें, एकदम इजी आता है, 10th लेवल का मैथ्स होगा और आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग को हम बोलते हैं तार्किक अध्ययन बोला जाता है। भाषा में कौन सा आएगा, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा में आप क्या पढ़ते हो, खास तौर पे व्याकरण, व्याकरण पढ़ेंगे, संधि, समास, क्रिया, ये सब पढ़ते हो आप लोग, कहने को वहां पे हो। छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, सेम छत्तीसगढ़ी का भी व्याकरण होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर ना छत्तीसगढ़ी में क्या है पता है, छत्तीसगढ़ी भाषा का महत्व है। महत्व कैसे, मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे बता रहा हूँ, अभी पूछा गया था पिछले साल। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में होता है एक लोकड़हीन, इसका मतलब आपको बताना था उसमें, लोकड़हीन क्या होता है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ध्यान रखना आप। तो लोकड़हीन का मतलब हम लोग सामान्य भाषा में क्या पढ़ते हैं, क्या होता है लोकड़हीन का मतलब, वधु के साथ जो जाते हैं उसको लोकड़हीन बोलते हैं ना। हाँ, ये जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, बकरी का बच्चा क्या कहलाएगा, बकरी का छोटा बच्चा क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ी है, ये पेपर में आया हुआ है, क्या बोलेंगे बताओ। शेरी तो कॉमन सबको बोल देते हैं। हाँ, मेमना, मेमना तो हिंदी होता है, मेमना तो अलग होता है। और क्या बोलेंगे बताओ, पठरू बोलते हैं, पठरू, पठरू ऐसा बोलते हैं।
पठरू, जैसे बछरू बोलते हैं ना गाय के बच्चे को, वैसे बकरी के बच्चे को पठरू बोला जाता है। देखो छत्तीसगढ़ी एकदम शुद्ध। जैसे कि एक क्वेश्चन और आया था, जैसे कि छिपकली को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं बताओ? छिपकली को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सीजी लैंग्वेज है, एकदम कॉमन है, आपके घर में भी होता है छिपकली, छत्तीसगढ़ी भाषा में। देखो भाई एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई बाहर से ऐसा कुछ आया नहीं, ध्यान रखना आप। तो टेटका, घर में तो टेटका बोलते हैं, छिपकली हो घर रखा बोलते हैं, घर को रखता है ना, छत्तीसगढ़ी में घर रखा बोलते हैं, या नपल्ली बोला जाता है उसको। आए समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोचो वहां पे वो कौन सा भाजी इनमें से खट्टा भाजी होता है, ऐसा प्रश्न था उसमें। जैसे कि हमारी भाजी सुने होंगे आप, खट्टा भाजी कहीं नहीं वहां पे वो। तो क्वेश्चन लेवल समझ रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं उससे पूछा ही जाता, ध्यान है। जैसे कि पिछले बार में मैच द फ्लोइंग में आया था, क्या पता है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे कि एक था उसमें झावा मारना, क्या होता है झावा मारना? गर्मी में आते तो बेहोश होना नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में उसको झावा मारना बोलते हैं। हाँ मतलब बेहोश होना होता है ना कहीं वहाँ पे वो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात होता है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एक ही है वहाँ पे वो। उसमें लोकोक्ति आता है इसका, कई बार लोकोक्ति आ जाता है वहाँ पे, मुहावरा आता है जैसे कि आप पढ़ते हो। तो ये पूरा हिस्सा आपका क्या होगा, ये पूरा आपका पेपर नंबर 2 का होता है। और केवल केवल क्या होगा, ये क्वालिफाई होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये केवल क्वालिफाई होगा, है ना आपका। तो मेरे ख्याल से इसमें तो 46 नंबर आना आसान है। क्यों? देखो मैंने बताया इसमें 30 से 35 क्वेश्चन है। अब हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो आता ही होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, कहीं नहीं कहाँ वो 10वीं तक का गणित और 10वीं तक का रीजनिंग पढ़े ही पढ़े हो। अब सोचो 100 क्वेश्चन में केवल अगर आप बना रहे हो 35 क्वेश्चन सबको मिला करके ना, तो 35 दूनी कितना हो जाता है आपका, 70 नंबर आ जाता है आराम से। तो क्वालिफाई होना एकदम इजी, ध्यान रखेंगे। ऐसे भी हमारे यहाँ गणित और रीजनिंग को रवि सर पढ़ाएंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, कहीं नहीं कहीं वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी को सुधीर सर पढ़ाते हैं, इनको दोनों को ध्यान रखेंगे तो आपके एकदम ईजी हो जाता है। मेन जो आपका कॉम्पिटिशन है ना वो पेपर नंबर 1 में है आपका, ठीक है। जैसे कि पेपर नंबर 1 में क्या क्या होता है, या सामान्य अध्ययन में क्या क्या होता है, मेन यही है आपका ध्यान रखना ना, वो केवल क्वालिफाई है। और इसके अंतर्गत हम 2 भाग में पढ़ते हैं। एक जीएस को हम बांटते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, और एक हम बांटते हैं भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन। और ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि दोनों में से 50-50 प्रश्न आएंगे, 50-50% ध्यान रखना, क्योंकि इससे भी कितने प्रश्न आएंगे, 100, 2 अंक का होगा, ये भी कितने होंगे, ये 200 अंक का होगा, ये भी ध्यान रखना आप। और माइनस कितना होगा, 1/3, व्यापम 1/4 लेता है, पीएससी 1/3 लेगा। अब देखो 50% छत्तीसगढ़ का है और 50% भारत का है। अब भारत का मेन पहले बता दें आपको क्या क्या आता है सामान्य अध्ययन के अंदर, जनरल स्टडी में, है ना। सबसे पहला आता है क्या इसके अंतर्गत, भारत का भूगोल, क्योंकि ज्योग्राफी जब समझ में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इतिहास लड़ाई क्यों हुआ है भौगोलिक रूप से, है ना। और इतिहास समझ में आएगा तो उसका राज्य व्यवस्था समझ में आएगा, और राज्य व्यवस्था मतलब क्या होता है, संविधान, पॉलिटी जिसको बोलते हो। और पॉलिटी क्लियर होगा तो आपकी उसकी आर्थिक नीति समझ में आएगा, तो अर्थव्यवस्था पढ़ोगे आप। चौथा पढ़ते कौन सा, अर्थव्यवस्था। ये 4 जो सब्जेक्ट जो होते हैं ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और एक आपका इकोनॉमी, इन चारों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य अध्ययन बोला जाता है। इसके अलावा इसमें ऐड क्या होता है, जैसे कि ऐड होगा इसमें क्या, दर्शन, फिलोसॉफी, और भारत की कला और भारत की संस्कृति, वो आपको इतिहास में हालांकि पढ़ाया जाएगा। और क्या होगा, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। और क्या ऐड हो जाता है, करेंट अफेयर को हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी घटना, करेंट अफेयर को बोला जाता है समसामयिकी घटना क्रम बोला जाता है, जो भी घटनाएं घटी पिछले 6 महीने का वो आता है। अब सोचो 1 2 3 4 सब्जेक्ट तो मेजर है, क्योंकि ये जो 50 जो बताया ना आपको, ये 50 प्रश्न, उसमें से लगभग 8 प्रश्न तो आपका भूगोल का होता है, और लगभग 12 से 13 प्रश्न पिछले बार यही से आया था इतिहास से, और 8 प्रश्न ये होता है, और लगभग 4 से 5 प्रश्न ये होता है, ध्यान रखना। और आर्ट एंड कल्चर मैंने बताया किसके साथ मिला होगा, वो इतिहास। करेंट अफेयर 10 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना। और विज्ञान जो है 4 से 5 प्रश्न। अब विज्ञान में क्या क्या होगा आपका, फिजिक्स मतलब भौतिकी 10वीं वाला ना, वो 11वीं वाला नहीं होता, ध्यान रखना आप। बायो मतलब जीव विज्ञान,
और एक होता है आपका केमिस्ट्री मतलब रसायन। इन तीनों को मिला करके और ऐड हो जाता है ईवीएस, इन्वायरमेंट। 4 चीजें होते हैं जो 10वीं में पढ़ते हो। ये पूरा जो है ना 10th लेवल का होगा, ध्यान रखना, एकदम हार्ड वाला नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, ये एकदम इजी आता है, ध्यान रखेंगे। तो इतने सारों को मिलाकर जो प्रश्न आएंगे वो 50 प्रश्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इन तीनों को मिलाकर आए अभी तक ज्यादातर, है ना। ये हो गया इंडियन का। बात करेगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या शामिल होता है। छत्तीसगढ़ का खुद का एक भूगोल है। अब खुद का भूगोल कहने का मतलब है उनकी भौगोलिक दशाएं हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे 33 जिला, उन 33 जिला में पर्वत है, पठार है, मैदान है, वहां पे वो नदी है, वो पूरा भूगोल हो जाता है। भौगोलिक रूप से ऐतिहासिक घटना क्या क्या हुआ है ये आपको पढ़ना है। जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग पढ़ेंगे, उसका इतिहास अलग है, सरगुजा संभाग अलग है, मिड वाला मैदान पूरा अलग है छत्तीसगढ़। और इतिहास के साथ साथ यहाँ पढ़ते हो कि आप लोग इसका प्रशासन, छत्तीसगढ़ का प्रशासन पढ़ेंगे अलग से। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है जनजाति। 30% तो हमारे यहाँ कौन है, एसटी जनजाति है। और इन चारों के अलावा ऐड क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का कला और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्व त्योहार। जैसे कि अभी एक पेपर हुआ था व्यापम का, उसमें ना दिवाली तिहार 4 ठो जो हम लोग पढ़ते नहीं मेन, जैसे कि धनतेरस, नरक चौदस और लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और मातर, 5 बोलते हैं ना, उसको तो सिंपल ना जमाने के लिए बोल दिया था, सीक्वेंस में जमाइए ऐसा करके, कब कब कैसे कैसे होता है ऐसा करके। या जैसे कि आप पढ़ते हो हरेली तिहार, जैसे कि कब मनाया जाता है हिंदी पर्व के अनुसार, हरेली सावन अमावस्या को मनाते हैं ना, तो वो पूछा गया हरेली पर्व कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है क्योंकि वहाँ पे वो ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे गोंचा पर्व, जो बस्तर साउथ में होता है, दक्षिणी हमारे छत्तीसगढ़ में वहाँ पे वो, जैसे कि बस्तर दशहरा सुने होंगे आप, 75 दिन वाला, उसके बारे में पूछा जाता है, उसमें नियम है अलग अलग, है ना। गोंचा पर्व के अलावा वहाँ पे ध्यान रखेंगे वो पूछा जाता है। जनजाति में जैसे कि हमारे यहाँ सरहुल नृत्य होता है, एक ठो उरांव जनजाति है, उसमें सरहुल नृत्य होता है। अबुझ माड़िया जनजाति है, उसमें आप पढ़ेंगे काफी सारे नृत्य होते हैं, मुरिया नृत्य बोला जाता है, मुरिया जनजाति के वहां पे वो। ऐसे आपको ना कला संस्कृति पूरा इसमें पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पढ़ते हो, जैसे कि पंचायती राज, पंचायती राज पढ़ते हो इसके अंतर्गत, ये वाला हिस्सा। और साथ साथ छत्तीसगढ़ क्या पढ़ते हो, समसामयिकी घटना, करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का अलग से समसामयिकी घटनाक्रम। तो देखो यहाँ पे क्या है, भूगोल है, इसका इतिहास है, इसका प्रशासन है, विधानसभा, लोकसभा, ये सब पढ़ना है आपको इसमें। जनजाति है, कला संस्कृति है, पंचायती राज है, और इनका भी क्या होगा, छत्तीसगढ़ का अपना खुद का अर्थव्यवस्था होगा। इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है इसी के अंतर्गत आपको, हर साल जो चेंज होता है इकोनॉमी सर्वे, ये पढ़ना है, डाटा आपको कितना % का ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है। तो इतने को मिला करके प्रश्न कितने आते हैं यहाँ पे, 50। और अभी तक सर्वाधिक जो प्रश्न आए हैं वो छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला और संस्कृति को लेकर, लगभग 12 और 15 मतलब 25-26 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर आ जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन भूगोल का होता है, प्रशासन से आते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक्स 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल तो पंचायती राज से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर तो 10 क्वेश्चन आने ही आना, ध्यान रखना। इतने को मिलाकर 50 होंगे, और ये भारत का मिलाकर ये 50 होंगे। और इसी में से आपका निकलता है कि आपका कट ऑफ। कट ऑफ कैसे निकाला जाएगा, जैसे मान लो जाए पदों की संख्या मैं ले लेता हूँ 200, मान लो जाए कल आ जाएगा नोटिफिकेशन सीजीपीएससी प्री का, ध्यान रखना 26 नवंबर है ना, कल आएगा, है ना। मान लो जाए कुल पद है, मान लो जाए कुल पद मान लो जाए 200 है ना। तो इस 200 का ना कट ऑफ कैसे निकाला जाता है, 15 गुना लेता है किसमें, प्री में ना। तो कितने होंगे, 15 दूनी 30, इतने लोग क्या होंगे, प्री की में क्वालिफाई होंगे, केवल इतने लोग ना। मतलब इतने लोग क्या दिलाएंगे, मेंस, इन लोग मेंस दिलाएंगे, ध्यान रखना। और इंटरव्यू कितना होता है, 3 गुना होता है, तो 200 गुना कितना, 3। तो कितने लोग जाएंगे इंटरव्यू में, 600 लोग। तो इंटरव्यू में 600 लोग दिलाएंगे, और फाइनली सिलेक्शन कितने लोग का होगा, 200 लोग का। अब एग्जाम कितने लोग दिलाते हैं, 1 लाख लोग दिलाते हैं, मान लो जाए 1 लाख लोग एग्जाम दिलाए हैं, प्री का एग्जाम दिलाए हैं। उस 1 लाख लोगों में कितने लोग का सिलेक्शन प्री में होगा, केवल और केवल 3000। मतलब सोचो 1 लाख में केवल 3000 मेंस दिलाएंगे, बाकी लोग बाहर। कितने लोग बाहर हो गए, 97,000 लोग, सोच सकते हो आप। और उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू दिलाने के लिए कितने लोग जाएंगे, केवल 600 लोग। अब इसमें 2400 लोग बाहर हो गए, देखो। अब उस 2400 में बाहर हुए 600 आए, और 600 में सिलेक्शन किसका होगा, केवल 200 का। अब बाकी लोग 400 लोग बाहर। तो सोचो मतलब
आप इतने के भीड़ में आप सिलेक्शन पाओगे कितने लोग, केवल 200 लोग, और वही कट ऑफ होगा। जैसे कि 15 गुना किया ना आपने, मान लो जाए 200 नंबर का है और पहला टॉपर मान लो जाए वो 3000 में, ऐसा करके जो 3000वां होगा, 3000वां होगा और उसका नंबर आया है 115 नंबर, तो यही क्या कहलाएगा आपके लिए, कट ऑफ कहलाएगा। क्योंकि इसके ऊपर वाले क्या है, पास हैं, और यही लास्ट है, यही के नीचे वाले लोग फेल हो गए पूरा वहां पे वो, तो उस साल कट ऑफ कितना हो जाएगा 115। या मान लो जाए किसी साल पोस्ट मान लो जाए 300 है, मान लो जाए 300 पोस्ट है, तो उसका कितना गुना लेंगे 15, तो 15 या 4500 होंगे। तो ये पहला दूसरा ऐसा करके कितना नंबर का आएगा, 45वां नंबर का आएगा। मान लो जाए इसका नंबर 120 आया है लास्ट, 45वां व्यक्ति जो है, तो कट ऑफ कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो हर साल चेंज होता है, ध्यान रखना, कहीं नहीं है कि एकदम फिक्स होता है। कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, टफ आया है तो कम जाएगा, कहीं कहीं तो आप पढ़ेंगे कि जो कैटेगरी वाले हैं ना, जैसे ये बताएं यहाँ पे SC SC कैटेगरी जैसे होते हैं ना, उन लोग का तो और कम जाता है। तो उन लोग में जैसे कि कई बार आप पढ़ेंगे 80 नंबर में हो गया है प्री, 75 नंबर में हो गया है प्री, ऐसा जाता है, बहुत कम जाता है इन लोग का। तो मेहनत करने की जरूरत है इन लोगों को, खास तौर पे SC और ST का बहुत कट ऑफ जाता है कम, ध्यान रखेंगे आप, मेहनत करेंगे तो आराम से सिलेक्शन पाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ भी देखे होंगे निशा ठाकुर करके एक लड़की है जिनका DSP पद पर चयन हुआ है, अभी इसी साल की बात है, और वो महज 22 साल की है वो भी। हालांकि उनका कैटेगरी है, मैं नहीं बोलूंगा कैटेगरी है तो पास आउट हो गई है, मेहनत है उनका कहीं नहीं कि वहां पे वो ऑल रैंक आया था 119, ऑल रैंक ना, लेकिन कैटेगरी में मिला था इनको DSP, थर्ड रैंक आया है DSP, सोचो उनका। तो देखो उनका अपने कहीं ना कहीं उन्होंने आरक्षण का फायदा तो उठाया, कम से कम लाभ लेकर पास आउट तो हुए कम से कम, कि ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग जैसे वहाँ पास नहीं हो पा रहे हैं, मेहनत तो किए ना कि नहीं वहाँ पे। कैटेगरी में तो नहीं बोलूंगा मैं, मेहनत है उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे वो, तो ऐसा आप भी उसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आपका मेन जो होगा ना ये वाला होगा आपका GS वाला पार्ट वहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका पूरा मैंने बता दिया चरण। सबसे पहला बताया मैंने प्री, फिर मेंस, फिर क्या होगा आपका इंटरव्यू। प्री क्वालिफाई के बाद ये 7 पेपर दिलाना पड़ेगा भाई, 1400 नंबर है ना, ध्यान रखेंगे आप। ये आपका प्री का है, सिलेबस मिल जाएगा आपको, आपको लिखा हुआ सब रहेगा आपके पास। आया समझ में इतना। ये PSC का है, ये प्री है, और इसके बाद मेंस दिलाओगे तो 7 पेपर होंगे, 200 नंबर के 1400, और लास्ट में कौन सा होगा आपका ये इंटरव्यू। और इंटरव्यू कहीं कहीं ये होता है कि मायने भी नहीं रखता है, क्यों पता है, जैसे कि टॉपर है ना इस साल का देवेश कुमार साहू जी, उस टॉपर का 45 नंबर है सोचो इंटरव्यू में ना, और बाकी लोग का इधर 65 67 68 है, जो निशा ठाकुर से बताया 67 है, सोचो ऐसा कितना है 45 है। लेकिन मेंस में मार्क्स तो ज्यादा है, मैंने बताया ना मार्क्स जुड़ेगा, यहाँ पे देखो ये 1400 जुड़ेगा, एक 100 जुड़ेगा, 1500 होगा, तो उन्होंने इसमें ज्यादा ला लिया, इंटरव्यू में कम हो गया। उसके बाद भी उसके टॉपर को रोक पाया क्या, कोई नहीं रोक पाया वहां पे वो। तो मैटर करता है मेरा आपका इंटरव्यू का नंबर, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये PSC का है। अब मैं थोड़ा उसका बता रहा हूँ व्यापम का ना, थोड़ा सा व्यापम को समझेंगे आप। CG व्यापम के पहले तो पोस्ट जानना पड़ेगा आपको, क्या क्या पोस्ट होता है CG व्यापम। जैसे कि सामान्य तौर पे आप लोग पद का नाम सुने होंगे क्या, पटवारी, व्यापम पटवारी का पेपर ज्यादा लेता है। अभी एक पेपर होने वाला है कौन सा, अमीन पटवारी, 7 तारीख को दिसंबर में। ये अभी जैसे कि पेपर लिया था लैब टेक्नीशियन का पेपर लिया, ये लैब टेक्नीक का। अभी जैसे कि पिछले 2 साल पहले लिया था महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक का पेपर लिया था। जैसे कि पिछले ही साल हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ है, हॉस्टल वार्डन। अभी जो आने वाला है हाल ही में मंडी निरीक्षक का आने वाला है, मंडी निरीक्षक। या आप पढ़े होंगे सहकारिता विभाग में, सहकारिता वाला। या आप पढ़ेंगे एक पेपर हुआ था जैसे कि बैंकिंग का था, वो बैंक वाला था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, मंडी बोर्ड संबंधित हो भी है ना, ग्रामीण बैंक का था। या इसके अलावा एक और पेपर होता है लेबर इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रम निरीक्षक ये बोला जाता है। यह सबसे चर्चित पेपर अभी छत्तीसगढ़ में कौन सा है, शिक्षक भर्ती। ये शिक्षक भर्ती भी कौन लेता है, व्यापम लेता है। मतलब ऐसे वेरियस पोस्ट होते हैं, देखो पटवारी, अमीन पटवारी, लैब टेक्नीशियन, महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन, मंडी निरीक्षक, सहकारिता विभाग का, श्रम निरीक्षक, शिक्षक भर्ती। अभी 2 पेपर और होने वाला है, व्यापम ही लेगा उसको भी। वन विभाग का एक पेपर होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड वाला, यही लेकर ध्यान रखेंगे। और अभी तो एक और पेपर लिया था छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती लिया था, ये छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती,
ये ऐसा करके। अब सोचो इतने सारे पद है आपके पास, अब इतने सारे पद में आप जो किसकी तैयारी करने आए हो वो आपको पहले देखना पड़ेगा। व्यापम वाले किसकी तैयारी करने आए बताओ? हम्म, अभी कोई बोला था ना व्यापम से हूँ करके, आप ना व्यापम प्री मेन है, पीछे प्री आपका, आप दोनों का भी प्री, ऐसा ही क्या है? आरक्षक दिए हो ना अभी, कैसा गया? ठीक है। हाँ आरक्षक जैसे दिए होंगे ना वो व्यापम लिया है, लेकिन आप जो एसआई जो बोल रहे हैं ना वो पीएससी लेगा, ध्यान रखना। एसआई का जो नाम लियो ना आप वो लेगा, सीजीपीएससी लेगा ना, ध्यान रखना उसको। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में तो वर्णित है नहीं, उल्लेख दिया ही नहीं है वहां पे वो। इसमें होता है 1/4, पिछले बार नहीं था ना वैसे सब इंस्पेक्टर में, है ना, ऐसा लिखा तो नहीं है अभी भी। अब वो मेंशन करेगा तो देखेंगे जब पेपर का डेट आएगा तब। अच्छा, नहीं उसका अलग से बैच चल रहा है वैसे, 22 सितंबर से शायद एसआई का। ये पढ़ना आप तब समझ में आएगा, है नहीं। हाँ मैं ये बोल रहा था, इसमें से अगर कोई स्पेशल तैयारी करने वाले हैं, जैसे अमीन पटवारी का फॉर्म तो डाले होंगे, नहीं डाले हो अभी, एज नहीं हुए हैं, नहीं हुए ना। तो अमीन पटवारी 7 तारीख को है, और इसके पहले जो हुआ था आपका हॉस्टल वार्डन हुआ था, ठीक है ना। वन विभाग का पेपर होने वाला है। मैं ये बता रहा था हर एक पेपर का ना सिलेबस अलग अलग है, व्यापम का ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो जाए एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला हिस्सा श्रम निरीक्षक का जब पेपर हुआ था ना, तो इसमें ना श्रम विभाग से संबंधित ना प्रश्न डाले गए थे श्रम निरीक्षक के लिए। एक जो हुआ था ये वाला हॉस्टल वार्डन, इसमें बाल मनोविज्ञान डाल दिया गया था, बाल मनोविज्ञान बालक से संबंधित। और महिला पर्यवेक्षक में बाल एवं महिला विकास का क्या होता है, प्रश्न ज्यादा होते हैं। ऐसा करके ना हर पेपर में अलग अलग सिलेबस है, लेकिन व्यापम का मैं फार्मूला बता रहा हूँ जो कॉमन रहता है ना, व्यापम के फार्मूला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा तब ये सिलेक्शन दिलाता है। ये व्यापम का सबसे पहला फार्मूला होता है मैथ्स, मैथमेटिक्स, ये कॉमन पेपर होगा आपके लिए। और दूसरा होता है कौन सा आपका, रीजनिंग, रीजनिंग। और तीसरा होता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर। और चौथा होता है लैंग्वेज। ये आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, लैंग्वेज। ये जो चार होते हैं मेजर, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर है आपका, लैंग्वेज लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं होगा, हिंदी और अंग्रेजी होता है, दो होता है, ध्यान रखना व्यापम में ना। पीएससी अलग है, इसमें क्या क्या होता है, एक हिंदी भाषा होता है और एक होता है आपका अंग्रेजी भाषा, ये ध्यान रखेंगे आप। कंप्यूटर हॉस्टल वाला में जैसे ज्यादा था, जैसे कि अभी अमीन पटवारी का सिलेबस ही देख लो ना आप, अमीन का सिलेबस में क्या दिया गया है, अमीन के सिलेबस में मैथ्स कितने प्रश्न है, 20, रीजनिंग कितने प्रश्न है, 20, कंप्यूटर कितने हैं, 10, हिंदी कितने हैं, 10, इंग्लिश कितने हैं, 10, यही पे देख लो आप, 20 और 20 40 50 60 और 70 नंबर हो गए, देखो वहां पे। मतलब वेटेज आप समझ सकते हो, व्यापम में 100 प्रश्न में से 70 प्रश्न इन 4 सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। व्यापम में जीएस का महत्व नहीं होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, 15 से 20 नंबर रहेगा, और उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल रहता है। जैसे यहाँ का जीएस में देखिए अभी आपने अपने आप में 50 है पूरा, छत्तीसगढ़ अपने आप में 50 है पूरा वहां पे वो, तो यहाँ महत्व है छत्तीसगढ़ का, लेकिन व्यापम क्या करे, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा ना पीछे कर देगा और पूरा मिक्सअप दे देता, उसी में आएगा छत्तीसगढ़ ऐसा करके। तो व्यापम का मैं इसलिए बता रहा हूँ हर पेपर में अलग अलग होंगे, लेकिन इसका की पॉइंट में बता दिया, फॉर्मूला मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर और लैंग्वेज, ये आपका स्ट्रांग है तभी आप व्यापम क्वालिफाई कर पाओगे। और आप देख रहे हो कट ऑफ कितना जा रहा है आजकल व्यापम का, 100 क्वेश्चन में 80 नंबर लाओगे तभी सिलेक्शन हो रहे, नहीं तो व्यापम में देखे ना हॉस्टल वार्डन 200 नंबर, 200 पोस्ट था, उसका क्या नाम है आबकारी आरक्षक 80 नंबर में ही हुआ है, और टॉपर का देख लो 91 लाए हैं। और सोचो 91 लाना मतलब आपका 3-4 क्वेश्चन बस गलत हुआ होगा, अगर 100 बनाए होंगे तब की बात है ना वहाँ पे वो। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा ऐसा करके वहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे व्यापम में थोड़ा अलग है और पीएससी अलग है। मैं तो खैर दोनों पढ़ाऊंगा, टाइप सेम ही रहेगा वहाँ पे वो, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मैं जो पढ़ाऊंगा ये भारत के सामान्य अध्ययन को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे।
और आज जो स्टार जो होता है ना भारत के सामान्य अध्ययन में, ये आपका होगा भारत का भूगोल, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये हेडिंग डालेंगे भारत का भूगोल, लिखिए भारत का भूगोल, इसका बताते हैं आपको, है ना। चलिए भारत के भूगोल में पढ़ना क्या क्या है थोड़ा समझेंगे ध्यान से। वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है, ध्यान रखेंगे, पीएससी में प्री में है ही नहीं, ध्यान रखना है ना। वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं आता, विश्व भूगोल, केवल भारत का भूगोल आता है। और भारत के भूगोल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक मेन पढ़ना है भारत में क्या, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी बोला जाता है, भौतिक भूगोल। और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा, सबसे पहले पढ़ना है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है। ये पहला आपका यूनिट होगा, चैप्टर होगा, ध्यान रखेंगे आप। और इसके अंतर्गत क्या चीजें पढ़ना है, तो आप जैसे कि देखेंगे, मान लीजिए ये ग्लोब है आपके सामने, है ना, ये इतने बड़े पृथ्वी में भारत कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसका क्या जानना है आपको, लोकेशन, पोजीशन जानना है, स्थिति जानना है। तो इसके लिए 2 चीज पढ़ाया जाएगा आपको, एक आप पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और एक आप पढ़ेंगे देशांतर रेखा। ये 2 पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर। इसको लैटिट्यूड बोला जाता है और इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ध्यान रखना आप। विस्तार की बात करें तो विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, जैसे आपने बताया ये अक्षांश और देशांतर आप पूरा पढ़ा देंगे, यहाँ से ये वाला हिस्सा पूरा ये भारत है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और इतना बड़ा हिस्से में फैला हुआ है तो आपको पता चलेगा भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक ये विस्तार होगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर लिखेंगे वहीं पे, भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन सेकंड नंबर डालेंगे, भौतिक विभाजन सेकंड नंबर होगा आपका। और भौतिक विभाजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको फिजिकल डिवीजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन कर लो वहीं पे। और जैसे कि आपने बताया ये भारत है आपका, और भारत का विस्तार तो बता दिए। अब देखो नॉर्दर्न जो साइड है ये वाला हिस्सा ऊपर का, वो क्या है आपका, पर्वत है, माउंटेन है, कौन सा, हिमालयन। और ये जो आपका साउदर्न जो साइड है ये वाला, ये आपका कौन है, पठार है, प्लेटू है, प्रायद्वीपी पठार। और दोनों का बीच का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये क्या है आपका, मिड का मैदान, मध्य का मैदान है, ये वाला मध्य का क्या है, मैदान। भारत को जब पढ़ोगे ना तो ये वाला हिस्सा अरब सागर है और ये वाला बंगाल की खाड़ी। तो ये जो हिस्सा इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, तटीय सीमा बोलते हैं इसी को। तो चौथा नंबर क्या है, तट है। अब देखो कितने भाग हुए, 4। भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे तो यही तो नाम आएगा ना, पर्वत पठार मैदान और तट नाम आता है वहां पे। तो ये 4 चीजें पढ़ना है भारत के फिजिकल डिवीजन में। एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं, एस्टम क्या चीज है मैं बता रहा हूँ। ये जो एरिया है ना, आइलैंड है एक ठो, लक्षद्वीप, आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप। और यहाँ पे एक ठो है, इसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार। तो ये द्वीप समूह बोलते हैं इसी को, आइलैंड निकोबार। तो क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, और द्वीप समूह, आइलैंड पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, डिजर्ट है, थार का मरुस्थल। ये 6 ठो लिखेंगे वहीं पे, पर्वत पठार मैदान तट द्वीप समूह, और एक है आपका डिजर्ट में कौन सा, थार का मरुस्थल। मेन 4 है बस, बाकी अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बांटा है ना, 4 बांट लिखेंगे आप, ठीक है ना। ज्योग्राफी में यही तो मेन है आपका, यही शब्द आएंगे। इतिहास में युद्ध पढ़ोगे, ज्योग्राफी में पर्वत पठार पढ़ना है। थर्ड नंबर डालेंगे भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, रॉक, चट्टान पढ़ेंगे, है ना मेन। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, चट्टान, चट्टान लिखना, रॉक। और चौथा नंबर लिखो, चौथा नंबर लिखेंगे आप लोग भूमि के ऊपर का, आप पढ़ेंगे क्या, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इसी को, है ना, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा,
नदियां पढ़ेंगे पूरे का पूरा, और उस नदी में बनने वाले क्या है, परियोजना। परियोजना कौन कौन सा है, बांध है ना, उसको बताएंगे आपको। और 5वां नंबर लिखेंगे, 5th नंबर लिखेंगे वहीं पे, मृदा, सॉइल, मिट्टी, मृदा। 6वां नंबर लिखेंगे वनस्पति, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट कहाँ पे डिपेंड होता है, जलवायु के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। तो आपको 7वां पढ़ाया जाएगा क्या, जलवायु। ये 7 पॉइंट है। और 8वां नंबर लिख लो लास्ट में क्या, भूकंप। 8वां लिखो भूकंप। ये जो पॉइंट है ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। भूगोल में तो यही सब चीज आएंगे ना, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, आपका मिट्टी, आपका वनस्पति, और क्लाइमेट आएगा वहाँ, जलवायु वगैरह। ठीक है, ये आपका भौतिक भूगोल है। बात करें अगर सेकंड नंबर में, जिसको बोला जाता है आर्थिक भूगोल। सेकंड जो होता है आर्थिक भूगोल, अब जिससे पैसा आएगा मतलब आर्थिक भूगोल है वो। अब आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिकल जियोग्राफिकल में क्या क्या आता है, सबसे पहला मिनरल्स, खनिज संसाधन, रिसोर्सेस, ध्यान रखना, खनिज संसाधन। और दूसरा क्या होता है, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी के रिसोर्स क्या क्या है, ऊर्जा संसाधन। थर्ड नंबर क्या आएगा आपका, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा क्या आएगा, इंडस्ट्रीज, उद्योग संसाधन, उद्योग संसाधन। और 5वां क्या आएगा, एग्रीकल्चर, कृषि। और कृषि में क्या पढ़ते हो, कृषि क्रांतियां, रिवॉल्यूशन, ये पढ़ते हो आप। 5, ये आपका आर्थिक भूगोल होगा ना। और एक होगा आपका मानवीय भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, मानवीय भूगोल। और मानवीय भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, तो सेंसर रिपोर्ट पढ़ेंगे 2011 का, जनगणना 2011, सेंसस रिपोर्ट 2011 है अपने पास लास्ट। ये आपका सिलेबस है मेन जियोग्राफी का, इतना लिख के रखेंगे आप, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, इतना पढ़ना है करके ध्यान रहना चाहिए। लाइव क्लास सिलेबस समझ में आया, अमलेश, हेमंत, सोनू, पूर्णिमा, सबनम, मनीष। अब देखिए इसमें से ज्यादातर प्रश्न कहाँ से आते हैं ना, आपके पास उधर 8 टॉपिक है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, 14 टॉपिक है आपके पास। आना प्रश्न कितने हैं, 8। तो फिक्स जो क्वेश्चन होता है यहाँ से होता है मेन, एक खनिज संसाधन से, उद्योग संसाधन से, और जनगणना से। इतने को तीनों को मिलाकर लगभग 4 प्रश्न हो जाते हैं। 2 प्रश्न फिक्स है, जनगणना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ आते हैं फिजिकल डिवीजन, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक वही है, पूरा भारत कवर हो जाएगा इसी में, है ना। और एक आता है आपका अपवाह तंत्र से ज्यादातर जो प्रश्न, और एक मिट्टी से। ये 3 यहाँ पे मैं टिक लगाया हूँ, जहाँ पे हर बार प्रश्न फिक्स है। अगर हो सकता है एक आध बार की अपवाह तंत्र का ना पूछ कर उसके जलवायु को पूछ दे या भूकंप को पूछ दे, वहां पे वो व्यापम में खासतौर पे भूकंप आता है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब बाकी ये क्वेश्चन तो फिक्स है, इधर वाला खनिज, उद्योग और जनगणना। व्यापम जब पढ़ते हो तो आप ना खास तौर पे कुछ कुछ क्रांतियां पढ़े होंगे या सुने होंगे, जैसे कि आप पढ़े हो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप पढ़ते हो श्वेत क्रांति, आप पढ़ते हो नीली क्रांति। ये 3 तो सुने होंगे आप, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली। ये कृषि के लिए है, ये दूध के लिए, और ये किसके, मछली के लिए। आता है कहीं नहीं कि वहां पे वो। तो ऐसे क्रांति ना मैच द फॉलोइंग में आता है, सुमेलित कीजिए करके। तो ये व्यापकों का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। और जनगणना 2 क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना आप, आएगा ही आएगा, कोई भी पेपर दिलाओ आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, स्थिति एवं विस्तार। लिखेंगे स्थिति एवं विस्तार करके। लिखो साइड में भारत का सामान्य परिचय, साइड में लिखो भारत का सामान्य परिचय।
भारत का सामान्य परिचय, ये लिखेंगे साइड में। सबसे पहला अगर देखा जाए जियोग्राफिकल है ना ये, तो हमको जानना पड़ेगा भारत वर्तमान में कौन से महाद्वीप में है। महाद्वीप सुने हो आप लोग ऐसा कुछ? देखो जियोग्राफिकल पढ़े तो महाद्वीप पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितने महाद्वीप है सुने, कितने हो आप लोग? 7, 7 सुने होंगे आप लोग। उस 7 महाद्वीप में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां भारत है? तो आप पढ़ेंगे एशिया। अभी भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप। महासागर कितने माने जाते हैं? ओशिन, ओशिन में मेन 5 होता था, 4 लेकिन 5वां आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कौन से ओशिन में आते हैं? तो इंडियन ओशिन बोलते हैं ना उसी को, हिंद महासागर ये होता है, ध्यान रखेंगे। भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है और हिंद महासागर में है। अब अगर थोड़ा जियोग्राफिकल देखेंगे तो ये जो चीजें ना चेंज होते रहता है हमेशा, जैसे कि समझना ध्यान से। देखो ये 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। देखो मैं बता दूं एक बार, ये जो पिंक कलर दिखाई दे ना उत्तरी अमेरिका है, ये ग्रीन वाला दक्षिणी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। ये जो हिस्सा है यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, नीचे वाला अंटार्कटिका, और ये कौन सा है? इंडिया कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये वाला ना, एशिया का ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका? इंडिया है। और हमने तो मैप जानते हैं करके बता दिया कि इंडिया है करके, वहाँ पे हो और कोई देश होगा उसको तो नहीं पता है ना हमको कि नहीं वहाँ पे हो। तो इसी के लिए हमको पढ़ना है क्या? अक्षांश और एक क्या था आपका? देशांतर। वही पढ़ोगे तब जानोगे भारत यहीं पे है ऐसा करके। अभी देखो फिलहाल 7 महाद्वीप थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कोई यहाँ पे है, कोई नीचे है, कोई इस दिशा पे, कोई यहाँ, कोई अलग अलग है कि नहीं वहाँ पे वो। लेकिन ज्योग्राफिकल चीजें क्या होती है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हमेशा चेंजेस होता है, ध्यान रखना। आज भी चेंज हो रहा है। ये जो 7 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसका कंडीशन कैसा समझना ध्यान से ना थोड़ा सा। 7 के 7 महाद्वीप ना एक साथ जुड़ा हुआ था पहले, करोड़ों वर्ष पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, और इसको ना चारों ओर से पानी घेरा हुआ था ऐसा। ये वाटर एरिया, ध्यान रखना ये वाला हिस्सा। और उस समय जो वाटर एरिया था ना उसको नाम दिया जाता था पेंथलासा। इसको इंग्लिश में भी पेंथलासा ही लिखना, ठीक है ना, पेंथलासा। और ये जो भूभाग है ना, ये वाला लैंड वाला, इसको बोला जाता था पेंजिया। ये कहलाता था पेंजिया। जैसे महासागर और महाद्वीप बोलते हैं, अभी पहले बोलते थे पेंजिया और पेंथलासा। अब क्या हुआ, 35 करोड़ साल पहले की बात है ये, है ना, 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ क्या था? पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन हुआ था, और पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन की वजह से ये पेंजिया जो है 2 भागों में टूट गया था। एक भाग ऊपर वाला गया और एक भाग नीचे वाला आया। ऊपर वाले को नाम दिया गया अंगारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाला क्या बना? गोंडवाना। एक लॉरेशिया या अंगारा और एक क्या बन गया आपका? गोंडवाना। अब देखिए 2 भाग में टूटा है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है पानी आएगा, ये वाला नदी में वाटर आएगा जो चारों ओर घेरा है, तो यही बना कौन सा? टेथिस सागर। यही बनता है कौन सा? टेथिस सागर। देखिए 2 भाग टूटा है, ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना। फिर से टूटा कब? ये वर्तमान से 22 करोड़ साल पहले टूटा फिर से, और 22 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान रखेंगे आप। अब कैसे टूटा देखिए, ये जो ऊपर अंगारा है और नीचे वाला हिस्सा ये गोंडवाना है, ये हिस्सा टूट करके अलग हुआ यहाँ से, और इस दिशा में गति किया, यही क्या बना? नॉर्थ अमेरिका बना, जब टूट के अलग हुआ तब। और ये 2 भाग में टूट गया यहाँ से, ये वाला हिस्सा, और ये टूटकर अलग हुआ, तो यही क्या बना? यूरोप। और ये वाला हिस्सा टूट करके अलग हुआ, तो यही क्या बना आपका? एशिया। तो देखो अंगारस कितने महाद्वीप बन गए? 3, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एक एशिया। सेम नीचे पे होगा, और ये टूटकर अलग हुआ यहाँ से, तो यही क्या बना? साउथ अमेरिका। ये वाला हिस्सा टूट करके अलग हुआ, यही बना अफ्रीका। और यहाँ से जो टूट कर अलग हुआ ये वाला हिस्सा, यही क्या बना आपका? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था ये वाला, ये क्या बना? अंटार्कटिका। तो देखो नीचे में कितना बन गया? 4।
ऊपर 3 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, नीचे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। 4 और 3 कितने हो गए? 7। अब इतने बड़े ग्लोब में भारत कहीं ना कहीं तो रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा भारत है। यहाँ पे ये भारतीय प्लेट है। अब भारतीय प्लेट टूटा है और ये भी गति करेगा नॉर्थ की ओर और जाके टकराएगा किससे? वो एशिया से, और क्या बनाएगा? हिमालय। तो आप बताओ इंडिया कहाँ पे था पहले? गोंडवाना में था। अभी कहाँ पे है? एशिया पे है ना। अभी क्या लिखे हो आप लोग यहाँ पे? भारत कौन से महाद्वीप में है? लेकिन करोड़ों साल पहले वो कौन से भूभाग में था? वो कैसे था, समझ में आया? मैंने बताया ये जो 7 महाद्वीप है, देखो यहाँ पे सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों साल पहले वो एक साथ जुड़ा हुआ था, तब उसको नाम दिए थे पेंजिया। ये देखिए, ये पेंजिया है। पानी चारों ओर घेरा था, वो कहलाया पैंथलासा। 35 करोड़ साल पहले टूटा है, ध्यान रखना। ये 35 करोड़ साल पहले टूटा और इसको बोला जाता है, ज्योग्राफिकल नेम क्या है इसका? कार्बोनी फेरस युग। कार्बोनी फेरस युग बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप। इस युग में टूटा है 2 भागों में, ऊपर अंगारा, नीचे गोंडवाना, और बीच में जो पानी आया वो कहलाया टेथिस सागर। सेम 22 करोड़ साल पहले टूटा ये, और इसको नाम क्या दिया जाता है? जुरासिक युग। आप डायनासोर वाला काल सुने होंगे, ये जुरासिक युग है, ध्यान रखना है। इसी समय डायनासोर वाला का समय था। इस समय देखो टूट गया ये अलग अलग भागों में, तो ऊपर वाला 3 भाग में टूटा और नीचे वाला 4 भाग में। तो भैया इंडियन प्लेट तो कहीं ना कहीं रहा होगा, ये इंडिया था यहाँ पे, और यही टूट करके उत्तर की ओर गति करते करते आ गए हैं कहाँ? अभी वो एशिया पे, और वही टकराए तो क्या बना है? हिमालय पर्वत बना है। ये जितना थ्योरी बताया हूं ना, उस थ्योरी का नाम लिखो ऊपर में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कौन दिए थे? तो वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ये लिखेंगे आप लोग। चलिए इतना लिखो पहले, लाइव क्लास। इतना लिखेंगे फटाक से। हुआ लाइव क्लास? चलो मैं महाद्वीप का नाम लिख देता हूँ पूरा, यहाँ पे सुनेंगे ध्यान से आप लोग, ठीक है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया। मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ ना। सेकंड नंबर कौन सा होता है आपका? अफ्रीका। और थर्ड नंबर में कौन सा होता है आपका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर में दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर में लिखना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठवां नंबर लिखेंगे यूरोप। यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप लिखना, छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये लिखेंगे, सीक्वेंस है ना ये, ध्यान रखना एरिया के हिसाब से ना। ये लिखो वहीं पे, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। हो गया। देखिए यहाँ पे महाद्वीप 7 तो है, लेकिन जितना नीले कलर में दिखाई दे रहा है वो पानी जो क्या है, महासागर, ओशिन बोलते हैं ना उसी के, नहीं वहाँ पे वो जैसे कि आपने एक नाम अभी पढ़ लिया, भारत के नीचे कौन सा है ये, हिंद महासागर। ऐसे और भी महासागर होंगे। तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लगा हुआ ये पानी है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशिन है यही वाला। नॉर्थ साउथ यूरोप अफ्रीका, ये बीच वाला अटलांटिक है, ये ऊपर वाला आर्कटिक है, और ये वाला नीचे वाला कौन सा है, साउदर्न क्या है आपका, ओशिन है, दक्षिणी महासागर है। तो कितने महासागर है, तो 5। यही साइड में लिख रहा हूँ, एकदम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से है ना उसको भी। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, सबसे पहला नंबर, पहला नंबर है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। सेकंड नंबर में आप पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर भारत के नीचे वाला हिंद महासागर, और चौथा नंबर में आता है आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा कौन सा आपका, आर्कटिक। ये 5 लिखेंगे वहीं पे, ये महासागर है, ध्यान रखना आप, है ना। मैंने बता दिया कॉन्टिनेंट और ओशिन लिखेंगे पांचों वहीं पे। सात महाद्वीप है और 5 महासागर। हुआ। चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे सामान्य परिचय में आते हैं वापस। अभी हमने जाना कौन से महाद्वीप में भारत वर्तमान में, एशिया किस महासागर के पास है, लेकिन पूर्व में प्राचीन समय पे भारत कहाँ पे था, गोंडवाना भूमि में। कहाँ पे था ये, गोंडवाना भूमि में था, या भूभाग बोलते हैं उसी को, गोंडवाना भूभाग। अब ये 3 चीज जाने हो बस। अब भारत जो है एशिया पे कहाँ पे है, उसके लिए आपको क्या जानना है, उसकी स्थिति। और स्थिति जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, एक अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन, और एक पढ़ना है देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन। ये पढ़ना है आपको, अक्षांश और कौन सा आपका ये देशांतर। पहले थोड़ा सा समझना कि टूटा कैसा था, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, बाकी आपका मेन तो वही रहेगा आपका अक्षांश और देशांतर। ये 3 पहले समझ में आ जाए आपको। देखिए ये जो प्लेट जो टूटा है ना, वो कैसे गति करना समझना ध्यान से यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना। देखो ये नीचे जा रहा है, ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है, मतलब गोंडवाना दिखा था आपको, ये अफ्रीका है। इधर जा रही है कौन सा, वो ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो टूट के जो आ रही है ये वाला हिस्सा कौन सा, यही इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट के ये वाला पानी दिखाई दे कौन सा है, वो तैतीस सागर है भाई, बीच में ना तैतीस सागर। और ये जाके टकराया किससे, आपके एशिया से, और क्या बन गया, ये वाला पूरा पर्वत हिमालय पर्वत बन जाते हैं वहां पे वो। तो ये जो हिस्सा था कहाँ से टूट के आया, देखो ये कहाँ से टूट के जा रहा है, वो गोंडवाना से। ये नीचे कौन सा था, गोंडवाना था। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, और नीचे ये जा रहा है ये वाला ऊपर वाला, ये जो है आपका इंडियन प्लेट है वही वहां पे। तो ऐसा समझ में। तो इंडियन प्लेट पहले कहाँ पे था, गोंडवाना पे। अभी वर्तमान में कहाँ पे आ गया है वो, एशिया पे। अब एशिया पे जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर। कल स्टार्ट करेंगे इसको, आज मैं बस इतना बेसिक है, पहला क्लास है, इतना ही बताया हमें, ठीक है ना। मेन कल भूगोल चालू होगा आपका, ठीक है। ठीक है जी, लाइव क्लास। ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर पढ़ के आएंगे आप बस।
फिर बाकी हम कल बताएंगे आपको।